किसी भी सर्जरी के बाद रिकवरी फेज कब स्टार्ट होता है? सर्जरियाँ इतनी डेवलप हुई है, की होल सर्जरीज हो गई है, ब्लड लॉस कम होता है कि उसके अंदर ऐसी ज़रूरतें कम होने लगी। फिजियोथेरापी जितना सर्जरी आवश्यक है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी एक पहलू है। क्या इस डोपामीन चेज की वजह से हम अपने बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, या फिर ये एक सही चीज़ है एंड्योरेंस स्पोर्ट्स एंड ऑल ऑफ अस कैन टाइम एंड अगेन डू दीज थिंग्स? मेरे हिसाब से एज इज़ जस्ट अ नंबर, पर इफ़ वी टॉक अबाउट आयरनमैन, ट्रायथलॉन, वो इतनी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें आपका जो मोटिवेशन है वो कुछ अलग लेवल का होना चाहिए। नुकसान में एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा मसल लॉस उसमें ज़्यादा होता है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग मेडिसिन है ओजेम्पिक या मोंजारो फॉर वेट लॉस, पर वो अगर आपको लेना है तो ऐसे नहीं कि किसी फार्मासिस्ट से या किसी, यू हैव टू कंसल्ट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या तो ओबेसिटी मैनेजमेंट या तो जो भी बेरियाट्रिक सर्जन है उसकी देखरेख में, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं तो उसका जो फ़ायदा है वो डेफिनेटली ये केमिकल से नहीं होता है। पैनक्रियाटिक कैंसर्स वो भी इससे हो रहे हैं डॉक्टर? एज पर रिसर्च देयर इज Yes, there are definitely reported pancreatitis and pancreatic cancers, but still it is in the evolving phase. आप सर्जरीज करते हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड किसी भी सर्जरी के बाद रिकवरी फेज कब स्टार्ट होता है, कब एक इंसान अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता है, और फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है इन रिकवरी? I think it depends very much on the surgery, और आज के ज़माने में फॉर्चुनेटली सर्जरीज इतनी इवॉल्व हुई है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप होते थे और लोग बहुत अच्छे से ब्लड डोनेशन करते थे, और बहुत सारे बॉटल्स आपने भी सुना होगा, वो पिक्चरों में भी दिखाते हैं, खून के बॉटल इधर से उधर हो रहे हैं और दिए जाते हैं। आज अगर आप देखोगे कि आपके रिलेटिव्स में तो ब्लड देना पड़े, खून चढ़ाना पड़े, वो बहुत कम हो गया है। वन ऑफ द रीज़न इज सर्जरियाँ इतनी डेवलप हुई है, की होल सर्जरीज हो गई है, ब्लड लॉस कम होता है कि उसके अंदर ऐसी ज़रूरतें कम होने लगी। ये एक बहुत छोटा सा पहलू है, पर इसके ऊपर से, इस मापदंड से हम ये समझ सकते हैं कि सर्जरियाँ बहुत एडवांस हुई है। एंडोस्कोपिक, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, सर्जन्स इतने ट्रेन हो रहे हैं, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा है, दवाइयाँ इतनी आगे बढ़ गई हैं, और मेडिकल को आगे बढ़ने में इंजीनियरिंग का बहुत रोल है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सर्जरियों का जो रिकवरी फेज़ है वो बहुत कम हो गया है। जैसे कि हम हमारी बात करें तो अगर मैं किसी का लिगामेंट रिपेयर करता हूं तो नेक्स्ट डे वो पेशेंट चलता है, और लगभग 10 दिन के बाद ना तो उनके पास कोई ब्रेस होता है, ना तो कोई वॉकर की ज़रूरत रहती है। 12-15 दिन में वो लोग ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, 1 महीने पे वो गाड़ी चलाते हैं, और 3-4 महीने पे हम उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप अपना जो भी वेट ट्रेनिंग या कोई भी आपका जो फिटनेस रेजाइम है वो चालू कीजिए। फिजियोथेरापी जितना सर्जरी आवश्यक है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी एक पहलू है, और फिजियोथेरापी ऐसा नहीं है कि वो हमारे अनुभव से डेवलप हुई ब्रांच है। फिजियोथेरापी इज़ अ साइंटिफिक ब्रांच, और वो आपको मैनुअल थेरापी, मोडालिटीज़, उसमें उन लोग का इतना रिसर्च है कि जो आपकी रिकवरी 3 महीने की है वो फिजियोथेरापिस्ट 15 से 20 दिन या 1 महीने में वो रिकवरी डेवलप करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको फिजियोथेरापी की एडवाइस करे तो उस चीज़ को निग्लेक्ट ना करके आप अच्छे, आपके नज़दीक में एरिया में फिजियोथेरापिस्ट के पास जाइए और उनसे मदद लीजिए। वो मदद आपको बहुत जल्दी रिकवर करने में फ़ायदा कर सकती है। सो यदि कोई इंजर्ड है और उन्होंने सर्जरी करवाई है, तो सर्जरी करवाने के बाद आपका जो लिंक है जिम तक पहुंचने, बीच में फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द स्पेशलिस्ट्स जो अंडरस्टैंड करते हैं लिमिटेशन क्या है उस समय की, और आपको लेके जाते हैं नॉर्मल रेंज तक। एंड सेकेंडली आई विल ऑलवेज अंडरस्टूड दैट फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट्स के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो शायद कहीं ना कहीं इतना समय, 2 जन, एक तो जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली डॉक्टर, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो बहुत अच्छे उनके करीबी होते हैं, और बहुत अच्छा उनको साइकोलॉजिकली उनको एक चीज़ में से पसार करते हैं, और दूसरा होता है फिजियोथेरापिस्ट। तो ये दोनों का रोल जो है वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंट या सर्जन जितना ही है, तो उनको आपको नज़रअंदाज करके खाली सर्जरी करवा के अगर आप चले गए तो जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था कम हो जाता है रिजल्ट्स। राइट डॉक्टर, माय नेक्स्ट टॉपिक विद यू, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंगेज करता है बोन्स को और मसल्स को। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स या ट्रायथलॉन्स कह लीजिए, जिसको बोलते हैं हाफ आयरन मैन। मैं भी जब 31 की थी मैंने हाफ आयरन मैन किया था, उस समय शायद
मेरी कैपेसिटी ऑफ द बॉडी वाज परफेक्ट, बट एट दिस एज आई डोंट थिंक आई वांट टू अटेम्प्ट, बिकॉज रनिंग में कहीं ना कहीं या तो आईटीबी पेन होना शुरू हो जाता है किसी न किसी को, और इंड्योरेंस में क्योंकि मेडल्स बहुत पसंद है, अचीवमेंट्स बहुत पसंद है सभी को, मुझे भी उस समय बहुत एक रश आता था, एड्रेनलिन बोल लीजिए या डोपामीन। तो क्या इस डोपामीन चेस की वजह से हम अपने बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, या फिर ये एक सही चीज़ है इंड्योरेंस स्पोर्ट्स एंड ऑल ऑफ अस कैन टाइम एंड अगेन डू दीज थिंग्स? सो आई थिंक रिसेंटली बिफोर 2 years आई वन इन इजराइल फॉर वन ऑफ द मेरी ट्रेनिंग के लिए नी सर्जरी की, और वहाँ का जो लीडिंग डॉक्टर है उसके साथ में था, वो घुटने का बहुत बड़ा डॉक्टर है इजराइल में, और वो जो साहब थे उस समय पे 49 के थे और वो 50 के होने वाले थे, और उसका स्केड्यूल ऐसा था, क्योंकि मैं उसके साथ रहता था 24 घंटे, तो सुबह वो 7 बजे चालू करके रात को 11 बजे अपने घर जाता था, और वो हमेशा यही स्केड्यूल उसका रहता था। वेरी वेरी नाइस पर्सन। आप ये जू लोगों को अगर मिलो, यहूदियों को वहाँ के इजराइल के, दे आर जेम ऑफ पीपल, बिकॉज उन्होंने लाइफ में इतना कुछ देखा है कि उनमें से आप समझ लो कि आपको मज़ा आ जाए। बट द पॉइंट इज कि उसने मुझे बताया कि डॉक्टर शाह, आई हैव माई बर्थडे इन 6 months, मेरी 6 महीने पे मेरा जन्मदिन है और मैं अपने आप को आयरन मैन गिफ्ट करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा वो बच्चे लोग आयरन मैन का जो भी वो एक होता है ऐसा कुछ लाते होंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब तो अच्छे दिख रहे हैं, तो ऐसा तो पागलपन करे ऐसा लग नहीं रहा है। तो मैंने फिर उनको डिटेल में पूछा, व्हाट डू यू मीन कि आप आयरन मैन देने वाले हो अपने आप को गिफ्ट? तो उसने बताया, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई नेक्स्ट आयरन मैन एट बिफोर माई बर्थडे, यानी मेरे बर्थडे के पहले मैं फुल आयरन मैन करने वाला हूँ। नाउ ही इज 50, ही इज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जन, ही हैज ऑलमोस्ट साइंस को इतने अच्छे से जानते हैं जो काफ़ी कम लोग। मेरे हिसाब से एज इज जस्ट अ नंबर, और इफ़ वी टॉक अबाउट आयरन मैन, ट्रायथलॉन, वो इतनी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें आपका जो मोटिवेशन है वो कुछ अलग लेवल का होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैंने भी एक ज़माने में जब ट्रायथलॉन का ट्रेनिंग चालू किया था, तब एक चीज़ मुझे महसूस हुई थी कि उसमें बहुत एफर्ट चाहिए। जो हमने बात की कि अगर आपका रूटीन सुबह से शाम तक आपका काम का रहता है और उसमें आपको फुल एनर्जी चाहिए, तो इतना हाइपर एंड्योरेंस लेवल की जो स्पोर्ट्स होते हैं उसकी तैयारी जो सुबह 3-4 घंटे आप करते हैं, उसके बाद की जो एनर्जी जो है वो आपको शायद आपके काम में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा जस्टिस देने में वो आपकी कमी हो जाती है। जो मैंने अपने हर एक का जेनेटिक्स, हर एक का फिजिक अलग होता है और हर कोई अलग से उसको ले सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स वेरी स्ट्रेनस। वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो हाइपर एंड्योरेंस, आई मीन ट्रायथलॉन, आयरन मैन, वो डोपामीन, एंडोर्फिन बहुत सिक्रीट करता है, बहुत मज़ा आता है और उसके फ़ायदे अगणित है। नुकसान में एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा मसल लॉस उसमें ज़्यादा होता है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद जो भी आपकी इवेंट हो जाए, उसके बाद 6 महीने 8 महीने आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज विद हाई प्रोटीन विदाउट एनी एंड्योरेंस एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल बिकम कैचेक्सिक। आपके सारे मसल्स चले जाएंगे, आपके अंदर खाली वो जज्बा ही रहेगा। तो वो चीज़ मैं दिखावे के हिसाब से नहीं कह रहा, पर वो चीज़ शायद आप नहीं चाहोगे। पर मोटा मोटा अगर देखने जाए तो ये सारे एंड्योरेंस एक्टिविटी के बॉडी के अंदर फ़ायदे ही है, नुकसान कम है। IT बैंड सिंड्रोम इज समथिंग के जो हम बहुत रूटीनली देखते हैं रनर्स में, इवन जो स्त्रियाँ ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ उतर करती है, स्टेयर्स करती है, जो फुटबॉल प्लेयर्स है, तो इन सब में IT बैंड सिंड्रोम इज़ वेरी कॉमन। पर बहुत अच्छे उसके उपाय हैं विदाउट सर्जरीज, तो यू कैन रिकवर आउट ऑफ दैट, सो दैट शुड नॉट बी एन इश्यू। तो बेसिकली एक्सरसाइजेज जिससे आपकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, या आप मसल्स पहले से बिल्डअप करके रखें ताकि आप इस तरह के एंड्योरेंस स्पोर्ट को एंड्योर कर सकते हैं बेसिकली, और उसके बाद जब आपका इवेंट हो जाए उसके बाद रिकवरी फेज़ में आप मसल्स का और ज़्यादा ख्याल रखें ताकि न्यूट्रिशन सही हो, एक्सरसाइजेज सही हो, आपकी बॉडी को सार्कोपीनिया या मसल लॉस जैसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। परफेक्टली सेड, दैट इज परफेक्टली सेड। बट हाँ, डेफिनेटली एक जुनून सा होता है आपको ये सब चीज़ें अचीव करने का, और अगर आप किसी को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते, ऐसा ये एक मेरा ये मानना है कि अगेन वो केमिकल के आके ही सब रुकता है कि जो आप दौड़ रहे हैं, मान लो कोई 5-10 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो उसमें डोपामिन और एंडोर्फिन जो निकलेगा ना, वो उसकी लत लग जाती है। जैसे कि किसी आदमी ने अगर मान लो कि 2 पैक स्कॉच विस्की पी है, वो जो आनंद आता है वो सीरोटोनिन से आता है,
और ये जो आनंद है 5-10 किलोमीटर दौड़ने एंडोर्फिन डोपामिन से, तो ये विज्ञान ऐसा कहता है कि ये वाला ज़्यादा पोटेंट है और ये दोनों अनुभव करने पड़ते हैं, पर शायद दोनों कोई एक अनुभव किया होता है। तो कंपैरिजन अगर करें तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप ये वाला एंडोर्फिन डोपामिन वाला नशा करो, चाहे वो दौड़ने से हो, स्विमिंग से हो, साइकिलिंग से हो, वेट ट्रेनिंग, योगा, पिलाटीज, तबाता, HIIT, पर वो अगर आप अपने अंदर से सीक्रेट करोगे तो वो जो दारू, कोकेन, marijuana, उसका जो केमिकल्स जो निकलते हैं और उसमें से जो मज़ा आता है, तो ये वाला मज़ा शायद आपको ज़्यादा एडिक्ट, ज़्यादा नशेड़ी कर देगा उससे, पर ये वाले से आपको आगे जाके फ़ायदा होगा, उससे डेफिनेटली ज़्यादा नुकसान होगा। Basically, chase the right dopamine is exactly, your message exactly, here. exactly. And that you can manipulate. See, देखो जो चीज़ें हैं हम ऐसा सोचते हैं कि हम दुनिया में दूसरे को मैनिपुलेट करें, तो आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो खुद को कैसे मैनिपुलेट करें। आप खुद को मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि ये केमिकल कैसे आपको सीक्रेट करवाना है वो मैनिपुलेट कर सकते हो, एंड दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग बट मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग। तो वो अगर आप मैनिपुलेट अपने बॉडी को करो सही केमिकल डिस्चार्ज करने में कुछ काम करके, तो आप जीत जाओगे। दैट इज़ द की। राइट, एंड लॉन्जेविटी के लिए भी ये एक सही चीज़ है कि आप अच्छी चीज़ें करें, अच्छी आदतें डालें। डॉक्टर, मेरा आपसे अगला सवाल, जो आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग मेडिसिन है, ओज़ेम्पिक या मोंजारो फॉर वेट लॉस, अब लोग इसे शॉर्टकट मानते हैं या आपके हिसाब से ये एक्चुअल में एक अच्छा मेडिकल टूल है जिससे बहुत फ़ायदा हो सकता है? दूसरी चीज़, इसका असर वेट लॉस पे है लेकिन बोन्स और मसल्स पे भी इसका एक असर है, जिसके बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। देखो, कोई भी शॉर्टकट होता है वो ज़्यादातर तो आपके लिए अच्छा नहीं ही होता है। अगर हम ओज़ेम्पिक और मंजर की बात करें तो FDA अप्रूवल रिसेंटली उनको मिला है US में फॉर डायबिटिक मेडिसिन, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। वेट लॉस के लिए वो उसकी साइड इफ़ेक्ट है कि वेट लॉस हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आप यूज़ करो। पर अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़, अगर आप डायबिटिक है बहुत ज़्यादा और साथ में आप बहुत मोटे हो, ओबेसिटी है, तो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। पर वो अगर आपको लेना है तो ऐसे नहीं कि किसी फार्मासिस्ट से या किसी, यू हैव टू कंसल्ट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या तो ओबेसिटी मैनेजमेंट या तो जो भी बैरियाट्रिक सर्जन है उसकी देखरेख में, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है पेंक्रियाटाइटिस। जो पेंक्रियास करके जो ऑर्गन होता है हमारे शरीर में, वो बहुत ही एक आइटम बॉम्ब जैसा है। अगर उसमें इन्फेक्शन लग गया, उसका सूजन आ गई, तो उसमें से रिलीज़ होने वाले जो भी एंजाइम्स हैं वो आपकी बॉडी को अंदर से ही खाते हैं। तो वो आपको ज़रूरी है कि उसके मार्कर्स करवाते रहिए बीच बीच में। अगर पेट में दर्द हो ये लेने के बाद या कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले लीजिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेकेंड इज गोल स्टोन हो सकते हैं, अंदर गोल ब्लेडर के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मसल लॉस, अगेन उसमें अगर आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो कि बहुत फेमस है और उनको अगर आप देखोगे तो उनमें वो जो चार्म है वही चला जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मसल लॉस और आपके बहुत सारे दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट है उसके कारण हाँ आप पतले हो जाएंगे, पर जो वो ग्लो है, वो चार्म है, वो तो लॉस होता ही है। तो अगर आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं तो उसका जो फ़ायदा है वो डेफिनेटली ये केमिकल से नहीं होता है। सो मसल सिर्फ बॉडी की नहीं, आई थिंक फेस की भी इफेक्ट होती है, जिसको बोलते हैं ओज़ेम्पिक फेस, एक हॉलोनेस जैसी आ जाती है, जिसके कारण आप बोल रहे हैं चार्म जो है वो अफेक्ट होता ही है। एंड हम एंटी एजिंग की बातें करते हैं, बट आई थिंक ये आपको एजिंग की ओर ले जाता है, ये एक ऐसी दवाई है। ट्रू। सो पैनक्रियाटिक कैंसर्स वो भी इससे हो रहे हैं डॉक्टर, एज पर रिसर्च देयर इज? Yes, there are definitely reported pancreatitis and pancreatic cancers, but still it is in the evolving phase. So बहुत शुरुआत के दौर में है और टूट पड़ने वाली, कूद पड़ने वाली ये मेडिसिन्स नहीं है। बहुत सोच समझ के, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस, अगर आपको एडवाइजेबल है तो आपको ये लेनी चाहिए। पर जैसे मैंने कहा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बैरियाट्रिक सर्जन या तो जो भी ओबेसिटी मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनके देखरेख में आपको तभी उनके साथ ये समझते हुए लेना चाहिए कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको आप किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट समझ लीजिए, या देखो शॉर्टकट तो हर एक चीज़ के हैं, जैसे कि ओबेसिटी कम करने के लिए ऐसा नहीं है यही, इवन वेट लॉस मेडिसिन भी जो होती है वो भी काफ़ी सारी पहले से मार्केट में अवेलेबल है ना। वो क्या करती है, वेट लॉस जो अदर जो अलग मेडिसिन है वो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देती है। वो कैसे बढ़ाती है? फैट बर्नर्स। हाँ, फैट बर्नर्स। वो आपको अचानक से आपकी हार्ट रेट जो अभी अगर मान लो मेरी 70 है
तो वो अचानक से आपकी 120 110 कर देगी, यानी धक 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 धक, यानी जो पूरी अंदर मशीनरीज है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी। तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, तो आपको वो थोड़ा सा वेट लॉस करेगा, फैट लॉस करेगा। परंतु वो जो आपकी हार्ट रेट बढ़ा रही है, वो हार्ट के ऊपर जो लोड दे रही है, उससे हार्ट को क्या नुकसान होगा वो आप खुद ही समझ सकते हो। इट इज अ कॉमन सेंस कि आपका हार्ट चाहता ही नहीं है कि मैं 110 पे धक्कू। आप अपनी गाड़ी को 150 160 170 पे कितना दौड़ा सकते हैं, तो वो चीज़ हो रही है। सो ये सारे जो शॉर्टकट्स है, वेदर इट इज़ दिस फैट बर्नर्स और वेदर दिस इज ओजेम्पिक, मंजारो, और वेदर आपके एनाबॉलिक्स जो भी केमिकल्स है, वेदर देर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत अच्छा सा प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, जिनके पास एनाबॉलिक्स होता है, फिर ग्रोथ हार्मोन होता है, और साथ में ये फैट बर्नर्स होता है। आप समझिए कि 6 महीने में अगर आप ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करोगे तो आप इतने अच्छे डेवलप हो जाओगे कि आपको भी जादू लगेगा। आप आईने में देखोगे तो ये बिफोर आफ्टर वाला आपको जादू लगेगा। पर 6 महीने के बाद आपके बॉडी में जो सारे केमिकल चेंजेस होंगे वो जग जाहिर है, वो वैज्ञानिक है, और उससे फिर निपटना आपके लिए एक बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। तो वो शॉर्टकट्स जो है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। नुकसान करते ही हैं। एब्सोल्युटली।